एक बार फिर से स्वागत है आपका रसायन विज्ञान की इस क्लास में। और आज पढ़ते हैं हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और नया चैप्टर है अपना गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। यानी कि गैस है, उसकी अवस्थाएं किस प्रकार की होती है, गैस की अवस्था के बारे में अपने पढ़ते हैं। बात करते हैं अपने अवस्थाओं की, तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव अवस्था होती है जिसमें कण पास पास होते हैं लेकिन उतने पास नहीं होते जितने कि ठोस के होते हैं। और बात करते हैं गैसीय अवस्था की, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी भी पदार्थ के कण दूर दूर रहते हैं, वह अवस्था पदार्थ की क्या कहलाती है? गैसीय अवस्था कहलाती है। अब गैसीय अवस्था की बात करें तो गैस की अवस्था के बाद में बात करें, गैसें होती है 2 प्रकार की। सर कौन कौन सी गैसें 2 प्रकार की होती है? एक तो होती है आदर्श गैस, आदर्श गैस, और एक होती है वास्तविक, रियल, वास्तविक गैस। अरे सर आदर्श गैस वास्तविक गैस है क्या? अरे है तो गैस ही, है तो गैस ही, लेकिन गैस के 2 प्रकार बना दिए। एक तो है आदर्श गैस। कौन सी गैस? वह गैस जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी समीकरण का पालन करे। ये क्या होती है? यही तो पढ़ना है, यही तो हमारा टॉपिक है। क्या? आदर्श गैस समीकरण। क्या होती है आदर्श गैस समीकरण? तो बात करूं मैं आदर्श गैस की, तो वह गैस जो समस्त ताप व समस्त दाब पर आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का पालन करती है, वह गैस आदर्श गैस कहलाती है। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होती है उसको हम निकालेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे आता है और बेसिकली है क्या। अब बात करूं मैं वास्तविक गैस की, तो वास्तविक गैस भी एक गैस ही होती है। सारी गैसें वास्तविक गैस होती है। कब? निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न दाब और उच्च ताप पर। कब? अरे निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप पर क्या होता है कि कोई भी गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, इसलिए वो गैसें क्या कहलाती है? वास्तविक गैसें कहलाती है। ये तो बात थी अपनी गैसों की। अब पढ़ेंगे आज अपने, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आदर्श गैस समीकरण कि आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले अपने गैसों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो गैसों के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रूल दिए थे और क्या क्या गैसों की विशेषताएं बताई थी, उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और वैसे ही बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे अपने आदर्श गैस समीकरण पे। आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन गैस के मोलों की संख्या, आर यहाँ पे होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है गैस का ताप। इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक बॉयल नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक नियम दिया था 1660 में। रॉबर्ट बॉयल भैया, अरे दोस्तों रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने बॉयल का नियम दिया था। अरे बॉयल का नियम क्या दिया था? एक नियम दिया था और रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, इसलिए इसे वो बॉयल का नियम कहते हैं। नियम क्या था? नियम था गैस के लिए। अरे सर गैस के लिए तो हमें भी पता है, गैसीय अवस्था पढ़ रहे हैं, आप तो नियम बताइए। अरे तो लिखा तो है सामने। नियम क्या है? स्थिर दाब पर किसी भी गैस के, स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित सहनती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कहने का मतलब, अरे कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी गैस हो, अगर उसका तापमान स्थिर है तो उसकी निश्चित सहनती, अरे सहनती होता है द्रव्यमान, तो उसकी निश्चित सहनती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कोई गैस है उसका जो आयतन होगा वो दाब बढ़ाने पे तो घटेगा और दाब घटाने पे उसका आयतन बढ़ेगा। ये था अपना बॉयल का नियम, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अरे यहां पे जैसे ही समानुपात हटाऊंगा तो समानुपाती नियतांक आ जाएगा K, और इस K को क्या कहते हैं? कांस्टेंट है ये K, समानुपाती नियतांक है। इस यहां से देखिए P इधर चला जाएगा तो PV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। PV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K, कांस्टेंट। ये किसका नियम था? अरे भैया बॉयल का। कौन से बॉयल का सर? अरे रॉबर्ट बॉयल का। कब दिया था? 1660। अब बात करें अपने आगे वाले नियम की, तो उसके बाद में एक नियम और आया। वो कब आया? वो आया देखिए 1787, 1787, और चार्ल्स, और 1808 में फिर इसी बात का समर्थन कर दिया। किसने? गेलुसाक ने। गेलुसाक ने, ये जे चार्ल्स थे, जे चार्ल्स, जे चार्ल्स, और 1808 में गेलुसाक।
इन दोनों ने ही ये नियम बताया था, इसलिए इसको चार्ल्स गेल-लुसाक का नियम कह देते हैं। नियम क्या था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहमति का आयतन, अरे यहां पे तो क्या था, ताप स्थिर थी तो दाब का प्रभाव बता रहा था। यहां पे क्या बोल दिया कि दाब को स्थिर कर दो, दाब कांस्टेंट कर दो और उस गैस के तापमान में कुछ परिवर्तन करो। तो क्या बता रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहमति का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही किसी गैस का ताप बढ़ाएंगे उसका आयतन बढ़ जाएगा, जैसे ही किसी गैस का ताप घटाएंगे उसका आयतन घट जाएगा। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहां पे V क्या है, किसी भी गैस का आयतन। अरे V क्या है, V वॉल्यूम आयतन, और T क्या है, T सर ताप। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाएंगे अपने पास एक नियतांक आ जाएगा K, समानुपाती नियतांक, और यहां से अपने लिख सकते हैं कि V अपॉन T इज इक्वल टू K कांस्टेंट। दो नियम पढ़ा दिए। कौन सा सर, एक तो बोयल का बता दिया, एक किसका, चार्ल्स गेल-लुसाक का। अरे अगर इन दोनों नियमों से हम एक संयुक्त गैस समीकरण बनाना चाहे, अरे क्या ये नहीं लिख सकते क्या अपने कि सर आप यहां पे ये बात बता रहे हो कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, तो क्या हम नहीं लिख सकते कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, T अपॉन P किससे, इन दोनों नियमों से। और इसको बोलते हैं संयुक्त गैस समीकरण। संयुक्त गैस समीकरण यानी दोनों नियमों को संयुक्त कर दिया, दोनों नियमों का निचोड़ निकाल लिया, दोनों नियमों का संयोजन कर दिया। अरे जैसे ही ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट आ जाएगा समानुपाती नियतांक के, और अपने लिख सकते हैं यहां से क्या, P इधर चला जाएगा तो PV इज इक्वल टू KT। इसको बोलते हैं संयुक्त गैस समीकरण। क्या कहते हैं, संयुक्त गैस समीकरण। तीन समीकरण आ गई। तो सर आपकी आदर्श गैस समीकरण कब निकलेगी, अरे निकलेगी PV इज इक्वल टू nRT। अरे TV आ गया, PV आ गया, N बच गया। N क्या था, अरे सर आपने स्टार्ट में ही बता दिया था, N तो गैस के मोलों की संख्या थी। तो गैस के मोलों की संख्या का आयतन दाब या ताप के साथ क्या संबंध रहता है आप तो वो बता दीजिए, फिर हम समीकरण तो अपने आप ही निकाल लेंगे। अरे चलो बताते हैं। अब बात करते हैं अपने एवोगैड्रो के नियम के ऊपर। एवोगैड्रो का नियम था, क्या था एवोगैड्रो का नियम, 1812 में एवोगैड्रो ने दिया था, और उन्होंने एक बात बताई थी कि समान ताप व समान दाब की परिस्थितियों पर ताप समान होना चाहिए, दाब भी समान होना चाहिए, समस्त गैसों के समान आयतन में, ताप समान, दाब समान, आयतन भी समान। फिर चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, चाहे नाइट्रोजन आ जाए, चाहे क्लोरीन गैस आ जाए, चाहे आर्गन आ जाए, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, कोई सी भी गैस ले आओ, उसमें मोलों की संख्या, उसमें अणुओं की संख्या वो समान होती है। कब रे, अरे समान ताप और दाब की परिस्थितियों पर समस्त गैसों के समान आयतन। अरे आयतन समान होना चाहिए, आयतन समान होना चाहिए, ताप दाब की परिस्थिति बिल्कुल समान होनी चाहिए। फिर चाहे गैस कोई भी हो, गैस कोई भी ले लो, 2, 4, 10, 15, 20, 50, समस्त गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी। अणुओं की संख्या क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। यहीं पे एक कंसेप्ट और आ जाता है कि किसी भी गैस के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या किसके बराबर होती है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। उसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अरे इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। Na से इसको प्रदर्शित किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, किसी भी गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। ठीक है सर। अरे तो क्या इसको मैथमेटिकल रूप से हम ये नहीं कह सकते क्या कि किसी भी गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, मतलब सर आप तो यहीं पे आ जाओ सीधा, आयतन बढ़ेगा। अरे गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी सर, आयतन बढ़ेगा। गैस के कणों की संख्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। अरे हम नहीं लिख सकते क्या, अरे V समानुपाती N, जहां पे N क्या है, गैस के मोलों की संख्या। समीकरण 1, समीकरण 2, अरे दोनों समीकरणों को संयुक्त कर दीजिए, फिर से इसका संयोजन कर दीजिए। क्या हम नहीं लिख सकते क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P।
V समानुपाती होगा किसके, एन टी अपॉन पी के। या यहां से ये नहीं बोल सकते क्या कि सर P का मान बढ़ाओगे V का मान कम हो जाएगा, सर N का मान बढ़ेगा V का मान भी बढ़ेगा, सर T का मान बढ़ेगा V का मान भी बढ़ेगा। जब भी इस समीकरण से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, R, और इस R को क्या कहते हैं, गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब इस समीकरण को थोड़ा सा सोल्व और कर लीजिए, P को इधर ले लिए, जैसे ही P इधर आ गया PV इक्वल्स टू nRT। अरे आदर्श गैस समीकरण आ गई भैया, आदर्श गैस समीकरण आ गई अपनी। PV इक्वल्स टू किसके होता है, nRT के, जहां पे R क्या है, गैस स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है 0.08314 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एसआई में होता है इसका मान, एसआई पद्धति में मान ज्ञात करें, लिखेंगे किसका, आर का, तो कितना होता है 0.08314 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और यहाँ पे एन क्या है, गैस के मोलों की संख्या, पी क्या है, गैस का दाब, वी आयतन, टी तापमान, और आर क्या है, गैस स्थिरांक। ये है अपनी आदर्श गैस समीकरण। और वह गैस जो समस्त ताप व समस्त दाब पर आदर्श गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अरे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का पालन करे, कब, समस्त ताप व दाब पे, समस्त ताप व दाब पर, तो वो गैस क्या कहलाती है, अरे वो गैस आदर्श गैस कहलाती है। ये था अपना आदर्श गैस समीकरण। आगे करेंगे हम इसके बाद में, इस यूनिट को और आगे बढ़ाएंगे कि कब होगा कि आदर्श गैस समीकरण का कोई गैस पालन नहीं करेगी, कब होगा कि कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस हो जाएगी। आगे बढ़ते चलेंगे इस यूनिट में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श गैस समीकरण में उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पे लास्ट यूनिट्स कोवेलेंट बॉन्ड और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन दोनों यूनिट को भी जाके पढ़ सकते हो। थैंक्स।